दोस्तों, आप सभी ने सन ड्यू पिचर और वीनस फ्लाई ट्रैप जैसे बहुत से कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो बिल्कुल किसी लिजार्ड यानी कि छिपकली की तरह इंसेक्ट्स का शिकार करके जिंदा रहते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आखिर वो कौन सी वजह रही होगी जिसके चलते प्लांट्स को हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी से कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी बनना पड़ा? अगर नहीं तो इस वीडियो को स्किप किए बिना बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों पेड़ पौधे मांसाहारी बन गए। दोस्तों, आज से लगभग 3.5 करोड़ साल पहले इयोसीन एपोक एरा के दौरान बाल्टिक सी के करीब मौजूद वार्म कोस्टल फॉरेस्ट में एक दिन अचानक कॉनिफर ट्री का सलाइवा अपने नीचे लगे एक प्लांट की पॉइंटेड लीव्स पर गिरा और समय के साथ साथ वो सलाइवा हार्ड होकर एम्बर में बदल गया। अब क्योंकि उसने अपने अंदर नीचे की तरफ ग्रो कर रहे उस प्लांट की बिट्स को ट्रैप कर लिया था। ये हाफ सेंटीमीटर लेंथ के टाइनी लीफ फ्रेगमेंट्स उसी प्लांट फैमिली को बिलोंग करते थे जिसमें मॉडर्न जीनस रोरीडुला प्लांट्स भी आते हैं। अब अगर आज हम देखें तो हमें ये प्लांट सिर्फ साउथ अफ्रीका के कैप फ्लोरिस्टिक रीजन में देखने को मिलता है, पर इयोसीन एपोक एरा के दौरान ऐसा नहीं था, क्योंकि तब इन प्लांट्स की फैमिली ना सिर्फ बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी, बल्कि ये प्लांट्स भी तब कार्निवोरस थे, जिसका सीधा मतलब ये था कि ये उस समय शिकार को ट्रैप करते थे, जिससे साबित होता है कि एम्बर में तब्दील हो चुकी ये टाइनी बिट लीव्स कार्निवोरस प्लांट्स का सबसे बेस्ट फॉसिल एविडेंस है। हालांकि अगर आपको लगता है कि ये प्लांट्स ही अर्थ के सबसे पहले कार्निवोरस प्लांट थे, तो ऐसा नहीं था, क्योंकि कार्निवोरी प्लांट्स कम से कम 9 बार इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुई है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स के बीच ही इवॉल्व हुई हो, क्योंकि एविडेंस कहते हैं कि इसने दूसरे प्लांट्स के बीच भी इवॉल्व किया था। अब इस सब के बीच एक बात तो समझ में आता है कि कुछ तो ऐसा जरूर था जो प्लांट्स को ऐसे एक्सट्रीम लाइफस्टाइल के बीच घुमा रहा था, लेकिन सवाल यह है कि वो क्या था और बोटैनिकल कार्निवोरी क्यों और कैसे प्लांट्स के बीच इवॉल्व कर रही थी। दोस्तों, जब बात किसी प्लांट की बेसिक नीड की आती है, तब ज्यादातर प्लांट्स को सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, पर जब कुछ प्लांट्स को ये सब नहीं मिल पाता, तब वो अनएक्सपेक्टेड वेज में अडेप्ट होकर पनपते हैं। अगर आपको लगता है कि कार्निवोरस प्लांट सिर्फ आपको ही फैसिनेटिंग लगती है, तो निश्चित ही आप गलत हो, क्योंकि चार्ल्स डार्विन का ध्यान भी जब कार्निवोर प्लांट्स की तरफ गया था, तब वो भी इनमें खो से गए थे, जिसके बाद करीब 1 दशक से भी ज्यादा समय इन प्लांट्स की स्टडी करने के बाद उन्होंने साल 1875 में इनके ऊपर एक पूरी की पूरी बुक पब्लिश की थी। हालांकि इन सब के बावजूद भी वो कार्निवोर प्लांट के लिए क्राइटेरिया तय नहीं कर पाए थे, जिसे तय होने में उनके बाद करीब 100 सालों का समय और लगा। अब दोस्तों, आज कोई भी प्लांट कार्निवोर यानी कि मांसाहारी है या नहीं, इस बात को डिसाइड करने के लिए 2 चीजों को देखा जाता है। पहला, उस प्लांट के पास अपनी सरफेस पर मौजूद डेड प्रे से न्यूट्रिएंट्स लेने की एबिलिटी, और दूसरा, उस प्लांट में कम से कम एक एडेप्टेशन होनी चाहिए जो एक्टिवली इंसेक्ट्स को ना सिर्फ अपनी तरफ लुभाए, बल्कि उन्हें कैच करके डाइजेस्ट भी कर ले। अब अगर कोई भी पौधा इनमें से एक चीज भी परफॉर्म करके अपने बेनिफिट के लिए इंसेक्ट के न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, तब भी हम उसे कार्निवोर ही मानेंगे। लेकिन क्योंकि नेचर में हर एक चीज का एक्सेप्शन होता है, ठीक उसी तरह इन रूल्स का भी अपना एक्सेप्शन है। अब शुरुआत में बताए गए एम्बर में प्रिजर्व्ड हो चुके उस प्लांट के लिविंग रिलेटिव को ही ले लीजिए, जो आर्थ्रोपोड्स को तो ट्रैप करता है, पर इनका स्टिकी सेक्रेशन इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिसके बाद इनका ये शिकार पैमिरिडिया जीनस के दूसरे इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो इस प्लांट में ट्रैप हुए बिना ही उन आर्थ्रोपोड्स को खा जाते हैं और फिर इन्हीं प्लांट्स पर पॉटी कर देते हैं, जिसकी नाइट्रोजन को ये प्लांट्स बाद में एब्जॉर्ब कर जाती है। अब भले ही ये प्लांट्स डाइजेशन के लिए किसी दूसरे इंसेक्ट पर डिपेंडेंट हो, पर अपने शिकार की मौत के लिए ये खुद ही जिम्मेदार होते हैं, जिस वजह से बहुत से बोटैनिस्ट द्वारा इन्हें कार्निवोर स्पीसीज में गिना जाता है। वैसे दोस्तों, शायद ही आपको मालूम हो कि आज के समय में ऐसे बहुत से प्लांट्स मौजूद हैं जो कार्निवोरी के क्राइटेरिया को मीट करते हैं, और मौजूदा समय में आपको ऐसे प्लांट्स की लगभग 580 से 800 स्पीसीज देखने को मिल जाएगी, जो ना सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़कर हर एक कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती है, बल्कि 9.5 करोड़ सालों से 19 लाख सालों के बीच में इवॉल्व भी कर चुकी है। अब ये साल बहुत ज्यादा ही क्यों ना लग रहा हो, पर आपको एक बात अच्छे से याद रखनी चाहिए कि कार्निवोरस प्लांट्स का सिर्फ एक ही ओरिजिन नहीं है। अब दोस्तों, एग्जांपल के तौर पर देखें तो कार्निवोरी के एवोल्यूशन में की जेनेटिक चेंज वीनस फ्लाई ट्रैप्स और सन ड्यूज के कॉमन एंसेस्टर्स में आया, जो कि अर्थ पर 6 करोड़ साल पहले एग्जिस्ट करते थे।
जबकि नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले पिचर प्लांट्स का ओरिजिन आज से करीब 4.8 करोड़ साल पहले हुआ। अब इतना ही नहीं, अगर हम अर्थ के अब तक के सबसे यंगेस्ट कार्निवोरस प्लांट यानी कि ब्रोमीलियार्ड स्पीसीज की बात करें तो ये करीब 19 लाख साल पहले इवॉल्व हुए थे। अब दोस्तों इन सब से एक बात तो साबित होती है कि बोटैनिकल कार्निवोरी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एक बेहतरीन एग्जांपल है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड ना होते हुए भी सिमिलर एनवायरमेंटल प्रेशर के रिस्पॉन्स में आकर इंडिपेंडेंटली सिमिलर एडेप्टेशन डेवलप कर लेते हैं। यानी कि दो स्पीसीज जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है फिर भी सिमिलर एनवायरनमेंट में रहने के कारण वो एक दूसरे के हरकतों को कॉपी करने लगता है। करंट टाइम में देखें तो करोड़ों सालों और कई स्पीसीज से होते हुए प्लांट्स ने 5 अलग अलग टाइप के ट्रैप्स डेवलप किए हैं। ये ट्रैप्स या तो पैसिव हो सकते हैं या फिर एक्टिव। पैसिव ट्रैप्स में इंसेक्ट खुद आकर गिर जाते हैं, जबकि एक्टिव ट्रैप्स में प्लांट अपने शिकार को कैच करने के लिए खुद को मूव करता है। अब दोस्तों पिचर प्लांट्स और ब्रोमीलियार्ड्स में पाए जाने वाले ट्रैप को ही पैसिव ट्रैप कहा जाता है, जिनमें शिकार प्लांट्स के स्लिपरी सरफेस में स्लाइड होकर नीचे मौजूद डाइजेस्टिव जूस के पूल में पहुंच जाता है। इनके अलावा फ्लाई पेपर ट्रैप्स भी होते हैं जिसके स्टिकी सब्सटेंस में शिकार फंस जाते हैं। हालांकि ऐसे प्लांट्स को हम पैसिव और एक्टिव दोनों कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि सनड्यू प्लांट्स में मूविंग स्टिक टेंटेकल्स होते हैं जो शिकार के कांटेक्ट में आते ही रिएक्ट करते हैं। वैसे अगर हम पूरी तरह से एक्टिव ट्रैप्स को देखें तो उनका बेस्ट एग्जांपल हमें वीनस फ्लाई ट्रैप के तौर पर देखने को मिल सकता है, जो शिकार के अपने ऊपर बैठते ही उसे पकड़ लेते हैं और उसका न्यूट्रिएंट सक कर लेने के बाद उसे बाहर फेंक देते हैं। अब आखिर में आते हैं ईल ट्रैप्स और लॉबस्टर पॉट ट्रैप्स, जो कि एक तरह के पैसिव ट्रैप्स होते हैं। अब दोस्तों इन ट्रैप्स का काम होता है कि ये अपने शिकार को प्लांट के डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंचाने के लिए फोर्स करते हैं, क्योंकि इनके अंदर छोटे छोटे इनवर्ड पॉइंटिंग हेयर्स होते हैं जो इनके शिकार को ट्रैप से बाहर निकलने से रोकते हैं। हालांकि इन सभी तरह के प्लांट्स की सबसे अच्छी बात यह होती है कि भले ही ये एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेट ना करते हो, पर इनके अंदर डेवलप होने वाले ट्रैप्स ना सिर्फ एक ही तरह के होते हैं, बल्कि इन्हें देखकर ऐसा भी लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं शिकार को डाइजेस्ट करने के लिए सेम मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म की तरफ इवॉल्व हुए हैं। अब एग्जांपल के तौर पर देखें तो 3 अलग अलग तरह के पिचर प्लांट्स के लिनेजेस आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले स्प्लिट कर गए थे, और ये एक समय था जब शायद ही इनमें से कोई कार्निवोरस बना हो। इतना ही नहीं, इन प्लांट्स में से हर कोई अपना खुद का प्रोटीन प्रोड्यूस करता था, जिसका यूज ओरिजिनली प्लांट को फंगी जैसे अटैकर्स से बचाने के लिए होता था। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ इन प्लांट्स में पाए जाने वाला ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स में रीपर्पोज्ड हो गया। इतना हो जाने के बाद बेसिकली इनका फंक्शन तो सेम रहा, पर इनमें चेंजेस इनके यूज के मुताबिक आया। अब दोस्तों फंगी अपने सेल वॉल्स को चिटिन नाम के स्टार्ची पॉलीमर से सपोर्ट करती थी, और आपकी जानकारी में बता दूं कि यही चिटिन आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन का बेसिस था, जिससे सीधी सी बात निकल कर आ रही थी कि जो प्रोटीन सबसे पहले फंगल पैरासाइट से फाइट करने के लिए यूज होता था वो इवेंचुअली चिटिनेज एंजाइम में तब्दील हो गया। अब दोस्तों यह एक ऐसा एंजाइम है जो पिचर प्लांट्स के डाइजेस्टिव फ्लूइड में पाया जाता है, और जिसकी मदद से प्लांट्स आर्थ्रोपोड्स के क्रंची एक्सोस्केलेटन को ब्रेक डाउन करते हैं। अब दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि पिचर प्लांट्स की ये तीनों लिनिक्स पर्पल एसिड फॉस्फेटेज का यूज करने के लिए भी इवॉल्व हुई थी, जो कि एक ऐसा एंजाइम था जो अपने विक्टिम से फॉस्फेट एब्जॉर्ब करता था। ये सब जान लेने के बाद आपको ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बोटैनिकल कार्निवोरी किस तरह से इवॉल्व हुई है, लेकिन अभी भी एक सवाल ये आता है कि आखिर ये प्लांट्स कार्निवोरस बने ही क्यों? अगर हम आज देखें तो पूरी दुनिया में ये प्लांट्स जनरली ऐसी ओपन और सनी प्लेसेस में पाए जाते हैं जहां पर मॉइस्चर तो होता है, पर वहां न्यूट्रिएंट्स की कमी और एसिडिक सॉइल होती है। खैर इन्हें इसके बावजूद भी अपने न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरी करनी होती है, जिसके लिए ये इंसेक्ट्स पर डिपेंड हो जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कार्निवोरी प्लांट का रीजन और सॉइल की फर्टिलिटी पर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट ये आता है कि अगर हम किसी कार्निवोरस प्लांट को न्यूट्रिएंट रिच सॉइल में रख दे तब वो टेम्पररी बेसिस पर अपना कार्निवोरस नेचर छोड़ देगा, बस इसके लिए उसे कम वाटर और लाइट की जरूरत होगी। वैसे हम आज तक नहीं जानते कि आखिर वो कौन सा प्लांट था जो सबसे पहले इस तरह से इवॉल्व हुआ था, क्योंकि कार्निवोरस प्लांट्स एक तो बहुत ज्यादा रेयर होते हैं और दूसरा ये सिर्फ कुछ निश्चित हैबिटेट्स में ही पाए जाते हैं।
अब शायद यही वो वजह है जिसके चलते आज हमें कार्निवोरस प्लांट्स के बहुत ही कम फॉसिल्स मिलते हैं, क्योंकि इनकी जगह दूसरी तरह के प्लांट्स पूरी दुनिया में फैल गए थे। हालांकि फिलहाल इनके जितने भी फॉसिल्स मिले हैं उन्हें देखकर पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये किसी कार्निवोरस प्लांट्स के ही पार्ट है, जिस वजह से फिलहाल कॉनिफर ट्री के नीचे एम्बर में तब्दील हो गए वो प्लांट ही कार्निवोरस प्लांट का अब तक का सबसे बेस्ट फॉसिल एविडेंस है, जिसको लेकर आज भी साइंटिफिक स्टडीज कंडक्ट की जा रही है। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने मांसाहारी पेड़ पौधों के बारे में काफी कुछ नया जाना होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आपके पास भी ऐसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जिन पर आप वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे नीचे कॉमेंट में जरूर बताना। और हाँ, पेड़ से याद आया कि जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब जरूर देते हुए जाना कि आखिर वो कौन सा पेड़ था जिसके नीचे न्यूटन बाबा बैठे थे और वो कौन सा फल था जो उनके सिर पर गिरा था। अब इसके लिए मैं आपको कुछ ऑप्शंस भी दे देता हूँ। क्या वो बनाना था, कोकोनट था, एप्पल था या फिर ऑरेंज था? अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हो इस चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।